हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये 7th लेक्चर है। इसमें हम जॉन टेलर इफेक्ट पढ़ेंगे और उसके बाद हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ेंगे, जो कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। लेकिन इससे पहले अपना लास्ट टॉपिक सीएफटी में बचा हुआ है। ये एनसीईआरटी में आपको दे रखा है पेज नंबर 254 पे। ये पैसेज पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चन यहां से आ सकता है। और मैंने इसको हेडिंग दी है कंक्लूजन ऑफ सीएफटी। तो इसमें पढ़ो 9.5.6 साथ साथ आप पढ़ सकते हो लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। पेज नंबर 254 पे है। एनसीईआरटी ओपन करो और साथ ही साथ एक बार देख लो। इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो या मैं आपको लिखवा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ द क्रिस्टल फील्ड मॉडल इज सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टू ए लार्ज एक्सटेंट। बिल्कुल सही बात है। सीएफटी ने फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बताया था कि कौन पैरा है, कौन डाया है, कौन कलर शो कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। कलर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट, however from the assumptions that the ligands are point charges, it follows that anionic ligand should exert the greatest dating effect। तो इसने बोला कि जैसा हमने पढ़ा कि जो लिगेंड है वो पॉइंट चार्ज की तरह काम करते हैं और पॉइंट चार्ज की तरह काम कर रहे हैं, तो मेटल आयन में और एनायनिक लिगेंड में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए और ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, ज्यादा सीएफएससी होना चाहिए। ज्यादा सीएफएससी किसके लिए होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए। अगर हम देखें जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने पढ़ा है तो उसमें तो हमने एनायनिक लिगेंड यानी जो हमारे हैलाइड आयन से फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन वगैरह थे वो तो हमारे लास्ट में आ रहे थे, तो ये भी सीएफटी एक्सप्लेन नहीं कर सका। नेक्स्ट, The anionic ligands actually are found at the low end of the spectrochemical series। मैंने यही आपको बताया है कि होना चाहिए था उनको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करना चाहिए था और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे आगे आने चाहिए थे। हालांकि वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे पीछे दिए गए हैं, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट, फर्दर इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट the covalent character of bonding between the ligand and the central metal atom। तो इसमें देखो क्या बताया गया। हम इसमें बोल रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है या स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, और ये हम किसके लिए एक्सप्लेन करते हैं? कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए एक्सप्लेन करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स में ऐसा नहीं बोलते हैं। ठीक, जो ज्योमेट्री है हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है कि कोवलेंट कंपाउंड के लिए एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला हमने? मेटल एटम या मेटल आयन में और लिगेंड में जो बॉन्ड है वो प्योरली आयोनिक है, और प्योरली आयोनिक है तो इसमें जो ज्योमेट्री हम बोल रहे हैं तो कोवलेंट कैरेक्टर भी एक्सप्लेन होना चाहिए, ये भी सीएफटी नहीं बता सका। नेक्स्ट है, these are some of the weakness of CFT which are explained by ligand field theory and molecular orbital theory which are beyond the scope of our present study। समझ आ गई बात? तो LFT और MOT फर्दर इनको एक्सप्लेन करती है। जो बातें जो हमारे डाउट आज आए हमने एनसीईआरटी में अभी पढ़े, तो इनको LFT और MOT एक्सप्लेन करती है जो हमें हमारे सिलेबस में नहीं है। समझ आ रही बात? तो ये लिखना चाहो तो लिख लो। तो इसमें से कंक्लूजन ऑफ सीएफटी क्या है? सीएफटी एक्सप्लेन्स फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, कलर एंड मैग्नेटिक डेटा ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये बोल सकते हैं ये इसका कंक्लूजन रहा कि सीएफटी ने हमें क्या क्या बताया। अब बात आती है लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस में क्या है भाई? अब या तो पूरा लिख लो कि हमने क्या बोला, जो मेटल आयन है और हमारा जो लिगेंड है वो नेगेटिव। ये क्या है? पॉइंट चार्ज हमने कंसीडर किया था, और अगर पॉइंट चार्ज जो है वो मेटल आयन में और पॉइंट चार्ज यानी नेगेटिव एनायनिक लिगेंड अगर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा इंस्टेड ऑफ न्यूट्रल लिगेंड। तो न्यूट्रल लिगेंड से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा? मेटल आयन में और एनायनिक लिगेंड में। तो एनायनिक लिगेंड में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने से क्या होना चाहिए? ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, और वो किसकी तरह काम करना चाहिए? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करना चाहिए। लेकिन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एनायनिक लिगेंड हमने लास्ट में रखे हैं। CO है, NH3 है, EN वगैरह सबसे आगे आ रहे हैं। समझ आ रही बात? तो ये भी इसका ड्रॉबैक रहा है। तो इसमें लिखना चाहो लिख लो, अकॉर्डिंग टू सीएफटी if ligands work as point charge, then there should be greatest attraction
interaction between metal atom and anionic ligand and anionic ligand must work as a strong field ligand, but according to spectrochemical series they are weak field ligand, यही देता हूं, they are weak field ligand। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की ये ड्रॉबैक रहा, ये पॉइंट हो गया। और इसमें क्या लिखा हुआ है, और इसमें लिखा है कि वो कोवलेंट कैरेक्टर को एक्सप्लेन नहीं कर सका, है ना भाई। जैसे हम बोलते हैं, ये क्या बोलेंगे, CFT couldn't explain covalent character in coordination compounds। बात समझ में आई कि अगर वो बोल रहा कि ऐसी ज्योमेट्री है, यहां से आकर के वो ओवरलैपिंग कर रहे हैं, हाइब्रिडेशन अगर ऐसा हो रहा है या तो उसमें कोवलेंट कैरेक्टर होना चाहिए। और अगर प्योरली आयनिक कैरेक्टर है तो हम ऐसा क्यों बोल रहे कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देगा या स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री देगा या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देगा, ये बातें की जाती है आपके कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए। तो ऐसा बोलना सही नहीं है, इसलिए सीएफटी ने कोवलेंट कैरेक्टर बताया नहीं, ज्योमेट्री बताई है, और ज्योमेट्री बताई तो कोवलेंट कैरेक्टर होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ज्योमेट्री तो बता दी लेकिन कोवलेंट कैरेक्टर को एक्सप्लेन नहीं किया। ये वीबीटी की लिमिटेशंस थी। और इसमें लिख रहा था, लिख लो, these are further explained by LFT and MOT, which is beyond our scope। भाई हमारे सिलेबस में नहीं है, ऐसा लिख लो, ठीक। तो ये थी आपकी जो बचा हुआ पार्ट था सीएफटी का, कंक्लूजन और लिमिटेशंस का, लिए रह गई थी। इतिहास अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये आपने साथ के साथ नोट कर दी होगी, अगर नहीं की तो एक बार नोट कर दो। फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं जॉन टेलर इफेक्ट। लिखो, नेक्स्ट लिखो जॉन टेलर इफेक्ट, जो इजी है और इंटरेस्टिंग भी है, आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो जॉन टेलर इफेक्ट, सबसे पहली बात यह है कि हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए पढ़ते हैं। देखो, अगर जो डी इलेक्ट्रॉन्स है वो अगर सिमेट्रिकली अरेंज हो गए तो वो 6 के 6 लिगेंड्स को सिमेट्रिकली रिपेल करेंगे, यानी इक्वली रिपेल करेंगे। अगर डी इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली अरेंज नहीं है तो उनका रिपल्सन क्या होगा, अनइक्वल होगा, और वहां पे हमें रेगुलर ऑक्टाहेड्रन की बजाय अपने को डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रन मिलती है। इसी को हम जॉन टेलर इफेक्ट कहते हैं। बात समझ में आ रही? बस ये पॉइंट लिख लो, इसकी डेफिनेशन है, फिर आगे एक एक पॉइंट हम समझते जाएंगे और लिखते जाएंगे। तो सबसे पहला देखो क्या होता है, इफ, पॉइंट बना के लिख लो, if d electrons are symmetrically arranged in central metal atom, they will repel 6 ligands equally, ठीक है। hence geometry will be regular octahedron, ठीक है भाई। ये साथ साथ लिखना, ये मैंने पहले आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट लिखो, अगर मान लीजिए वो डी इलेक्ट्रॉन्स जो है सेंट्रल मेटल एटम में अनसिमेट्रिकली अरेंज है, तो क्या होगा, वो 6 लिगेंड्स को अनइक्वली रिपेल करेंगे, जिससे क्या होगा, डिस्टॉर्शन आ जाएगा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में। इसी को जॉन टेलर इफेक्ट कहते हैं। बात समझ में आ रही? अब लिख लो, जॉन टेलर इफेक्ट की डेफिनेशन लिख रहे हैं, इफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल मेटल एटम आर unsymmetrically arranged, then they will repel 6 ligands
अनइक्वली, क्या अनइक्वली, ठीक। हेंस ज्योमेट्री विल बी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है भाई। दिस इज नोन एज जांट-टेलर इफेक्ट, ठीक, इसी का नाम जांट-टेलर इफेक्ट है, ठीक भाई। सीधा सिंपल सा क्या है, अगर सेंट्रल मेटल एटम या आयन में डी इलेक्ट्रॉन्स अनसिमेट्रिकली अरेंज है तो वहां पे लिगेंड में और डी इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, अनइक्वल रिपल्सन होगा, जिससे जो ज्योमेट्री जो बनती है हमारी मॉलिक्यूल की वो इरेगुलर ऑक्टाहेड्रन या ये बोल दो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रन होगी। और ये जो इफेक्ट आया है इसी को हम क्या कहते हैं, जांट-टेलर इफेक्ट कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो 5 टाइप के होते हैं, 3 को T2G बोलते हैं और 2 को इजी ऑर्बिटल्स बोलते हैं। एक बार बना लेते हैं, दोबारा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये हमारे यहाँ पे ये जैसे dxy मान लीजिए, ये xy, दिस इज dxy, ठीक। एंड नेक्स्ट वन इज यहाँ ये मान लीजिए dyz है, ये y और ये z, dyz हो गया, ठीक। नेक्स्ट वन इज dxz मान लीजिए, ठीक, ये xz dxz, और नेक्स्ट वन इज dx2 ये ऐसे जो बनता है, ये x ये y, dx2 एंड नेक्स्ट वन इज dz2, ये आपको पता है ऐसे बनता है dz2, और ये है z डायरेक्शन। बात समझ में आई। दीज आर T2G ऑर्बिटल्स, ये हम पढ़ चुके हैं T2G ऑर्बिटल्स, एंड दीज आर EG ऑर्बिटल्स। अब बात ध्यान से सुनना भाई, हमें यह पता है जब भी लिगेंड की अप्रोच डायरेक्शन होती है वो हमेशा एक्सिस के अलोंग होती है। ये ऐसे आता लिगेंड है ना, ये ऐसे आएगा यहां से अलोंग द एक्सिस, ठीक, ये बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे ये ऐसे आएगा अलोंग द एक्सिस, और यहाँ पे भी अलोंग द एक्सिस आएगा। अब देखो लिगेंड्स की अप्रोच डायरेक्शन जो है वो अलोंग द एक्सिस होती है। अब बात की जाए अगर T2G ऑर्बिटल्स की, मान लीजिए T2G ऑर्बिटल्स में थोड़ी बहुत अनसिमेट्रिकल फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है भी, तब भी वहां पे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल नहीं आएगी तो थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन होगा जो नेग्लिजिबल है। मैं दोबारा बोल देता हूं, ध्यान से सुनना। अगर बात की जाए ओनली T2G ऑर्बिटल्स की, इनकी बात कर रहा हूं, ओनली इन 3 की, इनमें क्या होता है, लिगेंड्स के अप्रोच की जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग द एक्सिस है, और जो हमारे मेटल के डी ऑर्बिटल्स है वो कहां पे है, बिटवीन द एक्सिस है। यानी लिगेंड के ऑर्बिटल और मेटल के ऑर्बिटल एक दूसरे के बीच में रास्ते में नहीं आते, एक दूसरे को पॉइंट नहीं करते। और हम ये कहेंगे अगर T2G ऑर्बिटल्स में थोड़ी बहुत अनसिमेट्रिकल फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है भी सही, तब भी उससे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा हमारी ज्योमेट्री पे, और अगर थोड़ा बहुत आता भी है तो वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। इसलिए हम ये कहेंगे T2G में अगर अनसिमेट्रिकल फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तब भी वो डिस्टॉर्शन ऑक्टाहेड्रल नहीं बनेगी, यानी जांट-टेलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, क्योंकि ये नेग्लिजिबल है। बात समझ में? अब बात की जाए अगर इजी ऑर्बिटल्स की, इजी ऑर्बिटल्स में जो लिगेंड अप्रोच करते हैं वो अलोंग द एक्सिस करते हैं, और हमारे मेटल ऑर्बिटल भी अलोंग द एक्सिस है, dx2 में भी और dz2 में भी। अगर इनमें अनसिमेट्रिकल फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वहां पे क्या होगा, अनइक्वल रिपल्सन होगा, और अनइक्वल रिपल्सन होने की वजह से जो हमारी ज्योमेट्री है वो डिस्टॉर्टेड होगी, जिससे हम कहेंगे जांट-टेलर इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। ये पॉइंट अपने को अब लिखना है। बात समझ में आ गई। यानी T2G ऑर्बिटल्स में थोड़ी बहुत अनसिमेट्रिकल फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि अनइक्वल रिपल्सन होगा मेटल के लिगेंड्स के ऑर्बिटल में, और मेटल के ऑर्बिटल्स में और लिगेंड के ऑर्बिटल में कभी अनइक्वल रिपल्सन नहीं होगा, यानी जांट-टेलर इफेक्ट नहीं दिखेगा। लेकिन इनकी अगर बात की जाए, यानी इजी ऑर्बिटल्स में अगर इन अनसिमेट्रिकल फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वहां पे क्या होगा, मेटल के ऑर्बिटल में और लिगेंड के ऑर्बिटल में अनइक्वल रिपल्सन होगा, जिससे जांट-टेलर इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। ये पॉइंट अपने को लिखना है, तो इसमें लिख लो, एक साथ लिख लो चाहे। अब अगर बात करें, इफ अनसिमेट्रिकल फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is present in T2G orbitals, is present in T2G orbitals, then distortion
in octahedral geometry is negligible, hence Jahn-Teller effect is not observed, is not observed because रीजन लिखें क्या? because repulsion between ligands and metal orbitals is very less because they do not point each other. ठीक, समझ आएगी नहीं ये बात? यानी T2G ऑर्बिटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा जगह बना करके और आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, but if unsymmetrical feeling of electron, बस ये लिखवा रहा हूं जो मैंने पढ़ा है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। unsymmetrical feeling of electron is present in EG orbitals, then distortion in octahedral geometry takes place and Jahn-Teller effect is observed because रीजन क्या है? because मैं इसमें लिखेंगे because ligand orbitals and metal orbital point to, थोड़ी सी और जगह बनानी पड़ेगी अपने को, point to each other, which cause unequal repulsion। ठीक है भाई, मेरे ख्याल में अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है उसमें डिस्टॉर्शन किस वजह से आ रहा है। ये अच्छे समझ में आया आपने को? रीजन क्या है फिर एक बार बोल देता हूं। T2G ऑर्बिटल में क्या होता है? मेटल ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस होते हैं, लिगेंड अलोंग द एक्सिस अप्रोच करते हैं, जिससे उनमें आपस में रिपल्सन बहुत कम होता है। और T2G ऑर्बिटल में थोड़ी बहुत अनसिमेट्रिकल फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर है भी सही तो उसमें रिपल्सन बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल रिपल्सन होगा, यानी इसलिए उसमें डिस्टॉर्शन बहुत ही कम आएगा जो नेग्लिजिबल होगा। इसलिए हम बोलेंगे T2G ऑर्बिटल में अनसिमेट्रिकल फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जॉन-टालर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है, नहीं दिखता है। लेकिन बात करें EG ऑर्बिटल में, EG ऑर्बिटल क्या है? डायरेक्टली क्या है? लिगेंड ऑर्बिटल को पॉइंट करते हैं, क्योंकि वो भी अलोंग द एक्सिस है, वो भी अलोंग, और लिगेंड ऑर्बिटल भी अलोंग द एक्सिस जाते हैं, जिसके कारण उनमें आपस में मैक्सिमम रिपल्सन होता है। और जैसे ही उनमें अनसिमेट्रिकल फीलिंग होगी तो उनमें अनइक्वल रिपल्सन होगा, और अनइक्वल रिपल्सन होने की वजह से क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन आ जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? जॉन-टालर इफेक्ट कहते हैं। बात समझ में आ गई? जो बातें मैंने आपको समझाई है वो बोर्ड पे लिख भी दी है ताकि आप नोट कर दें, आपको कोई डाउट ना आए। इसलिए डायग्राम जरूर बना लेना ताकि माइंड में रहे कि ये तो अपने को T2G ऑर्बिटल तो अपने को जॉन-टालर इफेक्ट शो नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ से जॉन-टालर इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। तो इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो, हमें एक बात समझ में आ गई, यानी जो अभी हमने पढ़ा उसका कंक्लूजन ये है कि जो EG ऑर्बिटल्स है, हमारे 3 ऑर्बिटल हैं, देखो 3 तो हमारे T2G के और 2 हमारे EG के ऑर्बिटल्स हैं, यानी T2G पे अपने को फोकस करना ही नहीं है, फोकस करना है अपने को EG ऑर्बिटल्स पे। मान लीजिए EG ऑर्बिटल में एक तो अनसिमेट्रिकल फीलिंग का ये केस बनता है,
दूसरा केस ये बनता है, ये दो ही केस बनेंगे बस, और कोई है ही नहीं। यानी एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाए, एक से दूसरे में एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाए, वही तो अनसिमेट्रिकल फीलिंग होगी। मान लीजिए आपने ये कर दिया, दोनों को खाली कर दिया, या दोनों में आपने एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, या दोनों में आपने दो दो इलेक्ट्रॉन डाल दिए, ये तो क्या है, सिमेट्रिकल फीलिंग है। ठीक, ये तो सिमेट्रिकल हुई और ये अनसिमेट्रिकल है। तो ये केस अब अपने को चेक करना है। तो हम एक काम करेंगे, सारे केसेस जितने भी पॉसिबल केसेस बनते हैं सारे केस बना करके देख लेते हैं। तो अब स्टार्ट करो। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको आप हटा सकते हो, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए। बस आपको एक बात पे फोकस करना है, अगर इजी ऑर्बिटल्स में अनसिमेट्रिकल फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वहां पे जॉन टर्नर इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक, अब ये पॉइंट लिख लो, इसको शॉर्ट में और लिख लो। अब हम इस बात को ओनली दो पॉइंट में लिख लेंगे, जैसे व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर arranged symmetrically in easy orbitals, then ज्योमेट्री क्या होगी भाई, ज्योमेट्री बोलो क्या होगी, रेगुलर ऑक्टाहेड्रन। then ज्योमेट्री will be regular octahedron, regular octahedron। बात समझ में आई? यानी हम ये कह सकते हैं कि आपको जॉन टर्नर इफेक्ट शो नहीं होगा। ठीक, तो अब एक ये केस बना दिया हमने, एक बना लेंगे इरेगुलर ज्योमेट्री का, यानी डिस्टॉर्शन इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का। तो ये कौन से केस बनेंगे सारे बना करके देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें, मान लीजिए हम क्या करेंगे, ये हमारा केस 1 बन गया। मान लीजिए हमने ले लिया D0 कॉन्फ़िगरेशन, तो डी, इसको थोड़ा नीचे लिख लो, D0 कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा नीचे लिख लो, D0। यहां हम लिखेंगे T2G ऑर्बिटल्स और यहां लिखेंगे हम EG ऑर्बिटल्स। तो कैसे आएगा, तीनों खाली आएंगे और ये EG ऑर्बिटल भी हमारे खाली आएंगे। ठीक, कोई डाउट नहीं है। तो इसका एग्जांपल कौन सा बनता है, इसमें चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाए या वीक लिगेंड आ जाए, वीक लिगेंड आ जाए, उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। जैसे अगर हमने ले लिया स्कैंडियम H2O6 3+, ये इसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल हो गया। स्कैंडियम 3+ में क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसे ही टाइटेनियम 4+ में बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, TiCl6 2-, यानी Ti4+ में भी, टाइटेनियम 4+ में भी क्या होगा, D0 होगा, 3D0 4S0। ठीक, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आप यहाँ पे D1 कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हो। देखो मैं बता देता हूँ आपको, मान लीजिए आपने यहाँ पे D1 कॉन्फ़िगरेशन ले लिया, तो D1 कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, D1 कॉन्फ़िगरेशन ये आएगा, T2G में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना। D2 कॉन्फ़िगरेशन भी क्या आएगा, T2G में क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा, दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो T2G में अगर अनसिमेट्रिकल फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है भी सही, तो उससे नेग्लिजिबल इफेक्ट आएगा आपके ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पे, जो हम इसको हम कहेंगे जॉन टर्नर इफेक्ट होता ही नहीं है। ठीक, तो D1 और D2 की बात ही मत करो, समझ आई बात, इनको हटा सकते हो। नेक्स्ट, अब बात की जाए D3 की, तो D3 के केस में क्या होगा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो D3 में चाहे वीक लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, पहले इलेक्ट्रॉन की फीलिंग T2G में होगी, ये होगा, समझ आ रही बात। अब यहाँ पे चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाए चाहे वीक लिगेंड आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो D3 कॉन्फ़िगरेशन कौन शो करता है, क्रोमियम 3+। एग्जांपल क्या आएगा इसका, क्रोमियम 3। ठीक, और लिखना तो ऐसे लिख सकते हो आप, CrNH3 6 3+ लिख लो। ठीक, और एग्जांपल लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो, CrEn thrice 3+। ये दोनों क्या क्रोमियम 3+ में है, ऐसे चेक करना है। अब D4 की बात करते हैं, तो D4 अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में लोगे तो यहीं पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन वीक ले लिया तो यहां चला जाएगा, तो D4 नहीं। अब नेक्स्ट D5 की बात करते हैं। ठीक, हम ओनली क्या देख रहे हैं, रेगुलर ज्योमेट्री जो देंगे ओनली उनकी बात हो रही है। तो D5 ऐसे आएगा 1 2 3 4। अब देखो 4th और 5th इलेक्ट्रॉन कहां आ सकता है, यहां पे आ सकता है, वहां भी जा सकता है। अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो यहां जाएगा, ये केस बनेगा। और वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्या आ रही है, सिमेट्रिकल ज्योमेट्री आ रही है, तो यहां बोल दो वीक फील्ड लिगेंड का केस लिया हमने। और एग्जांपल क्या क्या बनेंगे इसके, तो एग्जांपल देख लो भाई, D5 का केस कौन सा आता है, आयरन 3+। आयरन क्या, 3D6 4S2, तो आयरन को 3+ में लेके जाओ, 3D5 बन जाएगा। वीक फील्ड लिगेंड ले लो, वीक फील्ड लिगेंड कौन है, वाटर है ना, FeH2O6 3+, ये केस आ गया, समझ आया कि नहीं। और भी ले सकते हो आप ऐसे ही, Fe आयरन के ले लो। और कौन सा केस आ सकता है, आयरन के केस में वीक फील्ड लिगेंड होना चाहिए, ध्यान रखना है। वीक फील्ड लिगेंड कौन सा आएगा, NH3 भी तो इसका काम करता है, वीक फील्ड लिगेंड का काम करता है, ये आ गया 3+ के केस में। ठीक, अब नेक्स्ट चेक करते हैं D6 को रेगुलर ज्योमेट्री बनाना आपको, कैसे करोगे,
वीक फील्ड लिगेंड ले लो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले लो। अगर स्ट्रॉन्ग आपने ले लिया तो स्ट्रॉन्ग के केस में तो यही आएगा, ठीक, T2G में आ जाएंगे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन। और एग्जांपल क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का केस का बनाओ, D6 किसमें आता है, D6 किसमें आएगा भाई, एक तो आपका आएगा कोबाल्ट 3+ में, कोबाल्ट 3+ में D6 आएगा, क्योंकि क्या रहता है कोबाल्ट का 3D7 4s2, तो कोबाल्ट 3+ का एग्जांपल ले लो, कोबाल्ट ले लिया मान लीजिए आपने, कोबाल्ट 3+, NH3 किसका काम करता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करता है। ये हो गया एग्जांपल आपका, कोई डाउट है क्या? कोबाल्ट के केस में और ले लो, कोबाल्ट का ही एग्जांपल ले लो, कोबाल्ट वाटर भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है। या आप यहाँ पे क्या करो, EN ले लो, साइनाइड ले लो, ठीक, EN3+ ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करता है, और साइनाइड भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करता है, ठीक। नेक्स्ट और कौन सा एग्जांपल आ सकता है, D7 आपका उसमें जाएगा, D7 अभी छोड़ दो, D8 पे आओ, D8 में कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, मान लीजिए आपने वीक फील्ड लिगेंड ले लिया, तो 1 2 3 4 5 4 5 ऐसे आएगा, अब तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ठीक, ये यहाँ पे। अगर मान लीजिए आपने वीक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिया होता, पहले T2G6 ये पूरा आता है इसमें, फिर इसमें जाते, है ना, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले लो चाहे वीक फील्ड लिगेंड ले लो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड दोनों के केस में क्या आएगा, यही एग्जांपल आपके आने हैं, ठीक। तो 3D8 किसमें आएगा, 3D8 4s2 किसका रहता है, 3D8 4s2 फेकोनी, निकिल 2+ में आएगा ना, तो निकिल 2+ वाला एग्जांपल ले लो, तो निकिल 2+ का कोई भी एग्जांपल लाओ, अगर निकिल NiH2O6 2+ ले लिया आपने, वीक फील्ड लिगेंड है, ये हो गया। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का भी एग्जांपल ले सकते हो, NiCN6 4-, ये आ गया एग्जांपल, समझ आ रही बात। नेक्स्ट है D9 में, तो आपका अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, D10 देखो, तो D10 में जब आप करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक, और T2G में भी ऐसे ही आएगा, क्योंकि ये तो पूरे फील्ड होंगे ना, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड एग्जांपल कौन सा आ जाएगा, कोई भी ले लो भाई, Zn2+ है, Zn2+ में क्या है 3D10 है, तो Zn के साथ वीक फील्ड लिगेंड ले लिया, मान लीजिए आपने ये ले लिया, ठीक, Zn2+, इसमें भी यही आएगा, रेगुलर ऑक्टाहेड्रन आएगी, और Zn मान लीजिए En6 ले लिया आपने, NH3 ले लो, NH3 इसका फेमस एग्जांपल भी, NH3 ले लो, यहाँ पे ये ले लो आप, En ही ले लो, ठीक, En थ्राइस या C2O4 ले लो, कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, वीक लो या स्ट्रॉन्ग लो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मेरी बात सुनो, अभी जो आपने देखे, आप ना ओनली किस पे फोकस करेंगे, आप ओनली इस बात का ध्यान रखें कि आपको इजी ऑर्बिटल्स की फीलिंग पे फोकस करना है। तो इजी ऑर्बिटल में आपने देखा सभी में 0 2 या 4 आ रहा है, यानी सिमेट्रिकल फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in easy orbitals, then geometry will be regular octahedral, means there is no Jahn-Teller effect। तो ये हमने एक केस किया है। अब इसका दूसरा केस ये करेंगे कि easy orbitals में क्या है, unsymmetrical feeling of electrons है, ठीक, तो वहां पे आपको Jahn-Teller effect ऑब्जर्व होगा, एक बार ये लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट केस करना अपने को, यानी जिसमें इजी में अनसिमेट्रिकल फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो वहां पे क्या होगा, डिस्टॉर्शन इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, यानी जॉन टेलर इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। तो पहले तो केस लिख लो, इफ, केस बना के लिख लो, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड अनसिमेट्रिकली इन easy orbitals, then geometry will be distorted octahedron। क्या होगा, distorted octahedron। बात समझ में आएगी नहीं आई, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रन होगी, समझ आ रहा है, ये एस सही से कर लो, ठीक। अगर अनसिमेट्रिकल फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इजी ऑर्बिटल्स में, तो अनइक्वल रिपल्सन होगा मेटल ऑर्बिटल्स में और आपके लिगेंड के ऑर्बिटल में, तो उससे क्या होगा, ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन आ जाएगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रन होगी, जिसे हम जॉन-टेलर इफेक्ट कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब एग्जांपल देखो अपने क्या क्या करने हैं। यहां पे अगर बात की जाए, सबसे पहला
हमने वहां पे D0, D1, D2, D3 का देख लिया था, तो उनमें तो सिमेट्रिकल फीलिंग आ रही है इजी ऑर्बिटल में। अब बात करनी है अपने को D4 की। तो D4 की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा नीचे लिखते हैं इसको। D4 की अगर बात की जाती है, इस केस में यहाँ पे पहले T2G लिखूंगा मैं और फिर इजी ऑर्बिटल्स दोनों अलग अलग लिखूंगा, ये T2G और ये आपके इजी ऑर्बिटल्स। तो T2G ऑर्बिटल में देखो आप क्या होगा, यहाँ पे ये इजी ऑर्बिटल, मान लीजिए मैंने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले लिया तो क्या हुआ 1 2 3 और 4 तो यहाँ आ गया। अब 4 क्या हो गया, तो इजी में तो क्या है, जीरो, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना dx स्क्वायर y स्क्वायर में है ना dz स्क्वायर में है, यानी ये क्या है, ये तो सिमेट्रिकल फीलिंग हो गई। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने वीक फील्ड लिगेंड ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। अब देखो एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, एक खाली है, यानी अनसिमेट्रिकल फीलिंग है, किसमें, वीक फील्ड लिगेंड के केस में। तो एग्जांपल क्या बनेगा इसका, अब एग्जांपल बनाओ, D4 किसमें आता है, D4 बनाओ। D4 बनेगा आपका क्रोमियम +2 में, क्योंकि क्या रहता है 3d5 4s1, तो दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो, क्या बचेगा 3d4 बचेगा, तो क्रोमियम 2 में करेगा ये, है ना। और किसके केस में, वीक फील्ड लिगेंड के केस में, जैसे वाटर ले सकते हो, है ना, ऑक्सीडेट वगैरह ले सकते हो, ठीक। तो क्रोमियम 2 के केस में एग्जांपल लिखना चाहो लिख लो बेशक, CrH2O6 ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आपका D5 D6 हम कर चुके हैं, D7 नहीं किया था, D7 इसका एग्जांपल बनेगा। तो D7 में करके देखो, D7 में कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए आपने वीक लिगेंड ले लिया तो वीक लिगेंड की फीलिंग तो ऐसी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, ठीक, सॉरी 4 5 6 और 7, तो इसमें तो इजी में क्या आ गया, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेते तो पहले 6 के 6 भरे जाते यहाँ पे T2G ऑर्बिटल में, और वहां पे ओनली एक इलेक्ट्रॉन आता, तो ये ओनली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में ऐसा काम करेगा। बात समझ में आई, ओनली एंड ओनली किसके केस में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में, तभी इजी में अनसिमेट्रिकल फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक, यानी एक तो खाली है एक में इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आई। तो D7 देखो, D7 का एग्जांपल कौन सा आएगा भाई, 3d7 किस में आ सकता है, जैसे मन फे कोनी क्यों जान जलाती हो, तो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का रहता है 3d7 4s2, तो उसके दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो कोबाल्ट किस में आ जाएगा, कोबाल्ट +2 में आपका 3d7 शो करेगा। समझ आ रही बात। तो ये एग्जांपल आप ले सकते हो, कोबाल्ट में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले लो CO+2 में, CO+2 में क्या ले सकते हैं आप, CO, ये ले लिया COCN6 4- ये +2 है। ऐसे एग्जांपल आपको खुद को बनाने हैं, मैं एग्जांपल अपने आप बनाते जा रहा हूं, एग्जांपल की जरूरत नहीं है वैसे मुझे समझाने की, एग्जांपल तो आप बनाओ ना, यहां से पता चल गया कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन से मतलब ना 3d7 है 36 है 35 है 34 है 38 है, आपको ओनली कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। देखो नेक्स्ट देखो D9 का केस, अब D9 में देखो आप बना चाहे कोई भी ले लो, वीक फील्ड लिगेंड ले लो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले लो, इसमें दो और इसमें एक इलेक्ट्रॉन आना क्या है, मान लीजिए आपने वीक फील्ड लिगेंड लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और वैसे भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देते 6 इलेक्ट्रॉन यहां पर जाते तो 3 तो वहां पे वैसे ही आएंगे। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले लो और वीक फील्ड लिगेंड ले लो, तो आपका एग्जांपल यही आना है। एग्जांपल कौन सा आता है, कॉपर 2+ में, जब हो कॉपर किस में हो, +2 में हो, 3d9 आया कॉन्फ़िगरेशन, तो जैसे एग्जांपल यहां लिख दो CuNH3 4 2+, कॉपर 2+ और कोबाल्ट +3 के केस में वाटर और अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करते हैं। ये नोट मैंने आपको लिखवाया था, आपको याद होगा, ठीक। और भी एग्जांपल आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई भी एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हो, CuH2 वाला लिख लो, CuH2O 4 2+, ठीक। ये हो गए बहुत सारे एग्जांपल, ठीक। यानी अपने को जॉन टालर इफेक्ट किसमें नजर आया, जॉन टालर इफेक्ट किसने शो किया भाई, ओनली D4 D7 एंड D9 वाली ज्योमेट्री शो करती है, आपको बस यही ध्यान रखना है। आपसे एग्जाम में इतने डिटेल में क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछे जाएंगे, ओनली पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन विल शो जॉन टालर इफेक्ट, या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन विल नॉट शो जॉन टालर इफेक्ट। यानी आप तो एक काम करो, ये नंबर याद रखो 479, ठीक, 479, ठीक है ना। तो ऐसे आपको याद करना है, कर लोगे। अब आप जैसे इसको याद रखना चाहो, आप कहीं से आप अपने आप को इसको लिंक करना चाहो, हो सकता है 10th क्लास में आपके 500 में से 479 मार्क्स आए हो, या 12th क्लास में आपके 500 में से 479 मार्क्स आए हो, या कभी भी आए हो, कोई भी रिलेट करो इस नंबर को, ऐसे याद रख सकते हो। अपने आप याद करना होता है, मुझे तो ऐसे ही याद है, ठीक। नेक्स्ट
अब नेक्स्ट अगर बात की जाए, एक क्वेश्चन आया था आपका नीट में, नीट 16 में आ रहा है, नीट 2016 में, लिख लो आप साथ के साथ, आपको आंसर देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो जॉन टनर इफेक्ट, ये लिखा गया था। देखो पहला कॉन्फ़िगरेशन है D4, सेकंड इज D7, थर्ड इज D8 एंड फोर्थ इज D9। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कैसे क्या आंसर आएगा बता दो। 4, 7, 9 शो करेंगे, ये शो नहीं करेगा, सिंपल सा आंसर है, D8 आंसर आ गया। मान लीजिए एग्जाम ये पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो, जैसे दे दिया D3, D6, D10 और D7, तो आपको पता है D7 शो करेगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो ये था आपका जॉन टनर इफेक्ट। ठीक, अब खास बात, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अब मैंने पहले आपको इतने से समझा दिया, इसको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, वो ऐसे ही एग्जामिनर कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन यह आपके सिलेबस में नहीं है। और जो सिलेबस में नहीं है, एग्जामिनर आजकल डायरेक्ट ये बोलता है कि जो सिलेबस में है वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आगे इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। इसमें छोटा सा एक टॉपिक और बचा है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, वो भी सिलेबस में नहीं है। वो है आपका वो है इलोंगेशन इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, है ना। टेट्रागोनल इलोंगेशन और टेट्रागोनल कॉन्ट्रैक्शन है, वो अभी देख लेंगे, बहुत आसान है। एक बार आप इसको नोट कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जॉन टनर इफेक्ट का लास्ट पोर्शन, ओनली 2 डेफिनेशन बची हुई है, बहुत ही सिंपल है, आसानी से समझ में आएगी। देखो क्या, टेट्रागोनल इलोंगेशन एंड टेट्रागोनल कॉन्ट्रैक्शन। देखो होता क्या है, हम बात कर रहे हैं कौन सी ज्योमेट्री की, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जो हम पढ़ रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, इसमें हमने क्या पढ़ा, देखो ज्योमेट्री, इसमें हमने पढ़ा D2sp3 या D2sp3 और sp3 D2। वैसे इसमें वापस जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूं। देखो है क्या, एक्चुअल में क्या होगा, s प्लस px प्लस py और dx स्क्वायर y स्क्वायर, ये क्या करेंगे आपके, ये आपके किस में आएंगे, प्लेनर होंगे, है ना, स्क्वायर प्लेनर बनाएंगे ज्योमेट्री आपकी। और अगर बात की जाए यहाँ पे dz स्क्वायर और pz स्क्वायर, ये कैसी pz, ये कैसी ज्योमेट्री बनाएंगे, अलोंग द एक्सिस, ये एक्सियल होंगे, ये एक्सियल पोजीशन पे आते हैं, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे आते हैं। ये बात हम पहले ही सीख चुके हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे आपके जो इजी ऑर्बिटल्स है, इजी में 2 ऑर्बिटल आपके कौन से हैं, 2 ऑर्बिटल, एक तो है dx स्क्वायर y स्क्वायर और एक है आपका dz स्क्वायर ऑर्बिटल। तो अगर इनमें, इन दोनों d ऑर्बिटल्स में अगर अनसिमेट्रिकल फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसी की वजह से हम जॉन टनर इफेक्ट देख रहे थे, तो इसी पे अपने को फोकस करना है। अब देखो थोड़ा सा अगर आगे बढ़े, भाई केस कौन से बन रहे थे, एक तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, इसमें 0 आ जाए, यानी dx स्क्वायर y में एक एक्स्ट्रा है, या ऐसा हो सकता है dz स्क्वायर में एक एक्स्ट्रा हो, या ऐसा हो सकता है कि इसमें 2 आ जाए, इसमें 1 आ जाए, या इसमें 1 आ जाए, उसमें 2 आ जाए, यानी किसी में भी एक एक्स्ट्रा आएगा, तभी तो अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का। ये बात तो समझ में आती है। तो अब उसके रिजल्ट क्या आने वाले हैं, तो इसको हम कुछ ऐसा समझेंगे। देखो इधर देखना, यहां पे पहले मैं लिखता हूं टेट्रागोनल इलोंगेशन, टेट्रागोनल इलोंगेशन पहले समझ लेते हैं, फिर लिखने में मजा आएगा, फिर साथ के साथ लिखना, पहले समझ लो। देखो होता क्या है टेट्रागोनल इलोंगेशन में, अगर मान लीजिए dz स्क्वायर में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, होगा क्या भाई, अब मैं एक बार इधर बता देता हूं आपको। भाई एक तो केस ये बन सकता है दोनों में 0 आए, या दोनों में 2 आए, 4 आ जाए, तो सिमेट्रिकल का केस है। हमारा अनसिमेट्रिकल का ओनली यही केस बनते हैं, ये केस बनते हैं। ठीक, समझ आई बात। तो हम क्या बोलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है एक ऑर्बिटल में, अगर ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपका dz स्क्वायर में है, तो dz स्क्वायर में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो dz के अलोंग लिगेंड के ऑर्बिटल्स आएंगे, लिगेंड्स जो आएंगे, उसमें सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा, और सबसे ज्यादा रिपल्सन के कारण वो दूर रहेंगे सेंट्रल मेटल एटम से। तो दूर होने के कारण वो क्या होगा, z एक्सिस के अलोंग आपके बॉन्ड लंबे हो जाएंगे, उनकी लेंथ बढ़ जाएगी, इलोंगेट हो जाएंगे। इसी को हम टेट्रागोनल इलोंगेशन कहते हैं। बात समझ में, ये टेट्रागोनल इलोंगेशन है। ठीक, अब मान लीजिए अगर हमारा ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, अगर आपका ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन
dx स्क्वायर y स्क्वायर ऑर्बिटल में है, यानी dz स्क्वायर में एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो dx स्क्वायर y स्क्वायर में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो आपका इक्वेटोरियल पोजीशन में है, ये वाले जो है इक्वेटोरियल पोजीशन में है, तो dx स्क्वायर y स्क्वायर उसमें आ रहा है स्क्वायर प्लेन में, तो उस प्लेन में आपका क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा, और जो प्लेन में रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से जो प्लेनर ज्योमेट्री बना रहे थे वो ऑर्बिटल्स की उन बॉन्ड्स की लेंथ ज्यादा होगी, और वो बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होने की वजह से इक्वेटोरियल में जो आपका क्या हो जाएगा, लेंथ ज्यादा, और कंपैरेटिवली जेड एक्सिस के अलोंग स्मॉल हो जाएगी, यानी ये थोड़ी सी ऑक्टाहेड्रन आपकी ऐसे कंप्रेस हो जाएगी, ऐसे तो लॉन्ग हो जाएगी, और ऐसे होनी चाहिए थी बड़ी, थोड़ी सी कंप्रेस हो जाएगी। इसको कहते हैं टेट्रागोनल कॉन्ट्रैक्शन, ये आपको करना था। ठीक, लिख ले हम, देखो इसको मैं यहां लिखने की बजाय इसको यहां से हटा देते हैं, और यहां आपको बोल के लिख के दिखा देता हूं कि अगर ऐसा हो जाए, यहां हमारे ये आपका है dz स्क्वायर और ये है dx स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक, एक तो ये केस बन जाए उसमें जीरो आ जाए, या ऐसा केस आ जाए यहां पे एक ही आए, ठीक, समझ आई बात, यानी dz स्क्वायर में एक्स्ट्रा है। इफ देयर इज वन मोर इलेक्ट्रॉन in dz square orbital then dx square y square orbitals, then repulsion will be more along the z axis, प्लस z एंड माइनस z, ऐसा ही बोल सकते हो, प्लस z एंड माइनस z एक्सिस बिटवीन मेटल ऑर्बिटल एंड लिगेंड ऑर्बिटल। हेंस ऑक्टाहेड्रल, इधर लिख लेते हैं, हेंस ऑक्टाहेड्रल will elongate along z axis and it is known as tetragonal, it is known as tetragonal elongation, ठीक, इलोंगेशन की स्पेलिंग ठीक है क्या, इलोंगेशन, बात समझ में आई भाई। देखो होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है। देखो जब जैसे मैंने आपको बताया dz स्क्वायर में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे ये वाले बॉन्ड छोटे रह जाएंगे, मतलब ये तो नॉर्मल थे, लेकिन यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से ये बड़े हो गए, और ऐसा होने की वजह से आपकी ज्योमेट्री कुछ ऐसे आएगी, elongated along the z axis, ठीक, and this is known as tetragonal elongation। बात समझ में आई। अब नेक्स्ट जो हम करते हैं, तो नेक्स्ट हम करेंगे टेट्रागोनल कॉन्ट्रैक्शन। अब टेट्रागोनल कॉन्ट्रैक्शन और भी आसान है, इसमें भी कुछ नहीं है, देखो यहां लिख देता हूं टेट्रागोनल कॉन्ट्रैक्शन, हेडिंग बना लो टेट्रागोनल कॉन्ट्रैक्शन। ये मैं पहले बता चुका हूं आपको, क्या कौन सा केस बन जाए, अगर हमारा यहाँ पे मैं अगर एजी ऑर्बिटल्स बनाता हूँ, ये ऑर्बिटल बनाता हूँ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये डी जेड स्क्वायर, एक तो एक केस आ जाए इसमें, एक इसमें जीरो और एक इसमें दो आ जाए और डी जेड स्क्वायर में एक आ जाए। इफ वन मोर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन, क्या बोलेंगे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल्स, देन डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, then there will be more repulsion along x and y axis, and resulting in
4 long bond and 2 short bond, ठीक। hence it means there will be compression, along z axis, which is known as tetragonal contraction। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? सिंपल सी बात है, हमारी नॉर्मल ज्योमेट्री थी, और नॉर्मल ज्योमेट्री में हुआ क्या, जो हम भाई ऐसे था हमारा ना, ऐसे था, ये नॉर्मल ज्योमेट्री हमारी थी, ठीक, सारे बॉन्ड एक जैसे थे। अब हुआ क्या, जो 4 बॉन्ड थे, ये 4 बॉन्ड थोड़े से ज्यादा फैल गए, और जब ये ज्यादा फैल गए तो हमें ऐसा लगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग हमारी ज्योमेट्री ज्यादा फैल रही है, और ज्यादा फैलने के कारण ये ज्यादा बड़े बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, ठीक, और ये जेड एक्सिस के लॉन्ग आपको क्या दिखाई दे रहा है, कंप्रेशन दिखाई दे रहा है। तो ऐसा दिखेगा आपको, और ऐसा दिखेगा तो आपको क्या लगेगा कि जेड एक्सिस के लॉन्ग क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया, है ना, ये हमने बताया आपको, ठीक। इसको थोड़ा सा ठीक से बना लो कि यहाँ पे ऐसे दिखना चाहिए, देखो दिख रहा ना, ये ज्योमेट्री आपको क्या दिख रही है, कंप्रेशन अलोंग द जेड एक्सिस, ठीक, थोड़ा सा ठीक समझ आया क्या? इसमें इलोंगेशन अलोंग द जेड एक्सिस दिख रहा था, यानी टेट्रागोनल इलोंगेशन, इसमें कंप्रेशन अलोंग द जेड एक्सिस, दिस इज टेट्रागोनल कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा सुनो, अगर आप मान लीजिए जॉन टैलर इफेक्ट कर भी रहे हो ना, तो ये तो बिल्कुल भी मत करना, टेट्रागोनल इलोंगेशन और टेट्रागोनल कॉन्ट्रैक्शन तो बिल्कुल आपके सिलेबस में है ही नहीं। वैसे तो जॉन टैलर इफेक्ट ही नहीं है, ये तो कभी पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन होता क्या है, कभी कभी आप दूसरी बुक्स पढ़ते हो या कंपेयर करते हो तो वहां पे आपको मिल जाता है, आपको लगता है कि ये पढ़ा दिया, वैसे मैंने पढ़ा दिया, फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, इसमें 30 मिनट से ज्यादा टाइम हमने लगा दिया, लेकिन आपको इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जॉन टैलर इफेक्ट को आप स्किप कर सकते हो। और फिर भी अगर आप, चलो भाई मैं तो याद रखना चाहता हूँ, याद रखने में सिंपल सा क्या फंडा है भाई, 2-3 बातें याद रखनी है। अगर हमारे मेटल के डी ऑर्बिटल्स में, और वो भी मेनली इजी ऑर्बिटल्स में, अगर अनसिमेट्रिकल फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वहां पे क्या है, डिस्टॉर्शन आ जाता है ज्योमेट्री में, डिस्टॉर्शन इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, व्हिच इज नोन एज जॉन टैलर इफेक्ट। बात सिंपल समझ में आई? कौन कौन शो करेंगे, D4, D7 और D9 कॉन्फ़िगरेशन। D4, D7, D9 में बस ये ध्यान रखना है, ये अगर ये याद रखना चाहो तो आपकी मर्जी है कि D4 वीक फील्ड लिगेंड में, D7 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, और D10 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एज वेल एज वीक फील्ड लिगेंड में। बस आपको तो ये ध्यान रखना है कॉन्फ़िगरेशन कब बनेगा, और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी आपका अपने आप माइंड में बन जाएगा। बस ये बात याद रखो, distortion in octahedral geometry due to unsymmetrical filling of electron in each orbital is known as Jahn Teller effect। कौन से शो होता है, D4, D7, D9, हो गया खत्म। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत कर दोगे, सिंपल है, इसको नोट डाउन करो जो अभी हमने लिखा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट करते हैं हमारे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, जहां से क्वेश्चन आते रहते हैं। देखो जल्दी से, नेक्स्ट लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड एक छोटा सा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इजी टॉपिक है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, शॉर्ट में हम इसको बार बार OMC लिखेंगे, तो आप भी साथ के साथ लिख लो। तो देखो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या है, नेम से ही पता चल रहा है, ऑर्गेनोमेटालिक यानी ऑर्गेनिक पार्ट भी होगा और मेटालिक पार्ट भी होगा। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, मेरे साथ साथ ही लिख लो, द कंपाउंड in which metal atom is attached to carbon atom of some organic group is known as organometallic compound। ठीक है, अब ये कितने टाइप के होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। पहला सिग्मा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, सेकंड वन इज पाई ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, एंड थर्ड वन इज सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड OMC। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दो इसमें, सिग्मा बॉन्डेड OMC, सिग्मा बॉन्डेड OMC। अब बार बार मैं इतना डिटेल में नहीं लिख पा रहा हूं, शॉर्ट में लिखते हैं,
यानी एक मेटल एटम होगा और एक कार्बन एटम होगा, तो उनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। एग्जांपल करते हैं, जैसे ये आ गया, मान लीजिए AlCH3 थ्राइस, ये क्या है? ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम, ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम, वेरी सिंपल। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, स्ट्रक्चर कोई जरूरी नहीं है, प्लेनर बनेगा, आपको पता ही है, जैसे AlCl3 का बनता है। ठीक, नेक्स्ट वन इज RMgX, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या कहते हैं इसको? बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक में बहुत काम आने वाला, आपने अच्छे से अपने को करना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, शॉर्ट में इसको बार बार वहां पे हम GR लिखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं? एक फ्रैंकलैंड रिएजेंट आता है आपका, जैसे R2ZN, दिस इज फ्रैंकलैंड रिएजेंट, ये आता है आपके सिलेबस में। ठीक, ये भी हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। फ्रैंकलैंड रिएजेंट में क्या है? R क्या है? अल्काइल ग्रुप है। वैसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R क्या है? अल्काइल ग्रुप है। R कुछ भी हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट इज टेट्रा इथाइल लैड, टेट्रा इथाइल लैड, ये लिखना चाहो लिख लो, टेट्रा इथाइल लैड, C2H5 4Pb, टेट्रा इथाइल लैड, और शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? TEL। ठीक, यूज एज एंटी नॉकिंग एजेंट, ठीक, ये भी ऑर्गेनिक का पार्ट है। ठीक, थियोरेटिकल पार्ट्स हैं ये, बाकी ये रिएजेंट है जो रिएक्शंस में यूज होंगे। ये लिख लेना आपको साथ ही साथ, बहुत इजी है, बस एग्जांपल के तौर पे लिख लो। और एग्जांपल और कितने भी लिख सकते हो, लिखते रहो। नेक्स्ट, जैसे आपने लिख लिया, ये लिख लिया, मान लीजिए यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है, मान लीजिए हमने फिनाइल बना, और इस फिनाइल के मान लीजिए मैं एक लिथियम लगा दूं, दिस इज फिनाइल लिथियम, ठीक। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सेकंड वन इज पाई बॉन्डेड ONC। अब इनमें क्या होगा, जो मेटल एटम है ना, वो किसके साथ बॉन्डिंग कर रहा होगा? कोई पाई बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है मेटल एटम को कोऑर्डिनेट कर रहा होगा, तो उसको कहते हैं पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। एग्जांपल जैसे सबसे पहले आता है आपका जीज सॉल्ट, बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या होता है जीज सॉल्ट में, ये आपका है PT, इसको ऐसे लिखेंगे के, पूरा ही फॉर्मूला लिख देता हूं, KPTCl3, ये ईटा के पावर 2, ईटा की पावर 2 अगर मतलब अभी समझ में आ जाएगा, C2H4, ठीक, ये लिखते हैं। समझ आई बात? ईटा की पावर 2, ये कैसे हो करता है आपको कि जो हमारा और ये जो ऑर्गेनिक पार्ट है, इसके जो पाई बॉन्ड, जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जिसका अपने को कोऑर्डिनेट कर रहा है मेटल एटम को, कि उसके कितने कार्बन एटम्स हैं। जैसे C2H4 में 2 कार्बन एटम है तो ईटा की पावर 2 लिख देंगे। कहीं पे 5 कार्बन एटम होंगे तो 5 कार्बन एटम आप कोऑर्डिनेट करते नजर आएंगे, यानी हम वहां पे ईटा की पावर 5 लिख देंगे। इसको हेप्टासिटी भी कहते हैं, यानी इस मॉलिक्यूल की हेप्टासिटी कितनी है? 2 है, बस ये लिख देंगे। ठीक, लिखना चाहो लिख लो, हेप्टासिटी क्या होती है, इसकी हेप्टासिटी कितनी है? 2 है। कहां से पता चला? ये 2 से। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहते हो तो बना लो, ऐसे बनेगा PT, ये Cl, ये Cl, और यहाँ पे ये Cl, और यहाँ पे ये जो हमारा ये मॉलिक्यूल है, कौन सा? इथीन। तो ये इथीन जो है ना, इसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। एक्चुअली में ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, किसको? मेटल एटम को, प्लेटिनम को। ठीक, इसके ऊपर ओवरऑल माइनस चार्ज है और यहाँ पे एक ये प्लस है। दिस इज कॉल्ड जीज सॉल्ट। इसमें 2 छोटे छोटे एग्जांपल हो रहे हैं, वो भी मैं बता देता हूँ, आप एक बार इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। पाई बॉन्डेड ONC के 2 एग्जांपल हो रहे हैं, वो भी कर लो। एक तो है आपका फेरोसिन, बहुत ही सिंपल है। इसमें देखो क्या रहता है, आयरन है, और आयरन किससे कोऑर्डिनेटेड रहता है? यहाँ पे आएगी साइक्लोपेंटा इनाइल, ठीक, पेंटाडाई इनाइल। अब मैं बता देता हूं कैसे आएगा, एक बार आप स्ट्रक्चर देख लो। यहाँ पे ये ऐसे जुड़ते हैं, इनको सैंडविच कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक, एक्चुअल में क्या होता है, ये
हमारा दिस इज साइक्लोपेंटाडाइइन, ठीक है, दिस इज साइक्लोपेंटाडाइइन, ठीक। और इसमें यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है, यहाँ पे अगर इसको हटा दिया जाए, वैलेंसी फ्री कर दी जाए, दिस इज कॉल्ड साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, ठीक। जैसे हम ये लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज कॉल्ड इथीन। और यहां से अगर आप एक हाइड्रोजन यहां से हटा देंगे तो ये रह जाएगा, यहाँ पे एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, दिस इज इथीनाइल, है ना। इथीन, देखो इथीन था ना ये, ऐसे पहले इथीन था, तो यहाँ पे इसका हम ये ई हटा करके यहाँ पे YL लगा देते हैं, इथीनाइल, एक वैलेंसी फ्री करते हैं। ये हम ऑर्गेनिक में फर्स्ट लेक्चर में ही सीखेंगे, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट लेक्चर में नहीं, दूसरे तीसरे लेक्चर में सीखेंगे, लेकिन आपको इसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मत लिखो इसको बेसिक, बहुत आसान सी चीजें ऐसे ही बता दिया। और इसका नेम क्या आएगा, देखो दो क्या लगे हैं, दो ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल लगे हैं, तो लिखेंगे बिस साइक्लोपेंटाडाइइन, ये था इन था, और इन का ई हटा के YL, और ये क्या है आयरन, और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगी। 2 क्यों होगी, क्योंकि जो साइक्लोपेंटाडाइइन है ना, इसके ऊपर -1 है और 2 है, तो 2 पे -2, और मेटल में कितनी आएगी +2, तो ऐसे शो करते हैं। इसमें मान लीजिए एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो आप बता देंगे कितना है 2 है। अच्छा, कुछ इसको ऐसे भी शो करते हैं, ऐसे भी गलत नहीं है, देखो इसको ऐसे भी शो किया जाता है कई बार, यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे शो कर देना, ऐसे ही शो कर देते हैं, इसका मतलब भी मैं आपको बताता हूँ, देखो ऐसे ही सैंडविच कंपाउंड बोलते हैं इसको, ये ऐसे भी शो कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, ये जो है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल है ना, इस पे क्या होता है, ये चार्ज मूव करता रहता है रेजोनेंस से, कैसे मूव करेगा वो आगे सीख लेंगे। यानी नेगेटिव चार्ज पूरी बेंजीन रिंग पे मूव करता है, और ये जो पांचों कार्बन है, पांचों कार्बन में नेगेटिव चार्ज है, और ये पांचों कार्बन क्या कर रहे हैं, मेटल एटम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इसलिए हम जो इसकी हेप्टासिटी बोलेंगे 5 बोलेंगे। और इसको शो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ऐसे शो किया जाएगा, Fe ईटा 5, ठीक, ईटा 5 C2 नहीं C5H5 ट्वाइस, ये इसका फॉर्मूला रहता है, समझ आई बात, ऐसे शो करेंगे। इसकी हेप्टासिटी कितनी है 5 है, यानी पांचों कार्बन कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और इनको सैंडविच कंपाउंड इसलिए बोलते हैं। आप ये मान लो एक ब्रेड नीचे है, एक ब्रेड ऊपर है, और बीच में आप जो टमाटर वगैरह रखा हुआ है, ये जो दोनों ब्रेड है ये आपकी क्या है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, और बीच में जो मेटल आइटम है वो आपका टमाटर है। सैंडविच बनाते हैं ना ऐसे ही, तो इनको सैंडविच कंपाउंड ही बोलते हैं। तो ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते, बात एक ही है, और फिर इसका नेमिंग ऐसे करते हैं, ठीक। हेप्टासिटी इसकी 5 है, हेप्टासिटी 5 का मतलब ये है कि जो रिंग है उसके पांचों कार्बन आइटम क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चार्ज है ना, ये पांचों कार्बन आइटम पे मूव करता रहता है, पांचों में मूव करेगा, है ना। इसको ऐसे शो करते हैं हम, समझ आ गई बात, जैसे बेंजीन को शो करते हैं ना, बेंजीन में सब जगह वो पाई बॉन्ड मूव करता रहता है, वैसा ही है। आगे आप ऑर्गेनिक में सीखेंगे। अब देखो नेक्स्ट, देखो एक एग्जांपल और कर लेते हैं। नेक्स्ट फिर अपना है बिस बेंजीन क्रोमियम, पहले ही मैंने आईयूपीएसी नेम लिख दिया, और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी 0, क्योंकि बेंजीन में 0 है। इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखाएंगे, जहां पे आपने ये दिखाया ना साइक्लोपेंटाडाइनाइल, वहां पे बेंजीन बना दो। बेंजीन कैसे बनती है ये आप सबको पता है ही, ये देखो ये क्रोमियम आ जाएगा बीच में, इस बार टमाटर क्या है, इस बार क्रोमियम है, ठीक। अब इसको चाहे तो ऐसे दिखा दो, चाहे जैसे ये बारिश ही कर रखी है आपने, ऐसे दिखा दो, ठीक, डॉट करके, डॉट डॉट डॉट, है ना, कि उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। अब बेंजीन में क्या है, बेंजीन के ये 6 पाई बॉन्ड है, ये मूव करते रहते हैं पूरी बेंजीन पे, इसलिए हम इसको कैसे शो करते हैं, ये ऐसा शो करते हैं कि 6 के 6 कार्बन आइटम उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हुए, ठीक, ऐसे शो करके दिखा सकते हो, ठीक। और इसका फॉर्मूला लिखना होगा तो फॉर्मूला ऐसे लिख देंगे, ये ईटा 6 लिखेंगे इस बार, क्योंकि कार्बन के 6 एटम है, 6 के 6 कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ये ट्वाइस और क्रोमियम, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो तो लिख दो, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसमें भी आयरन को बाद में लिख के 2 लिखो तो लिख दो, नहीं तो वैसे लिखते नहीं है। जब भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं वो आपकी आईयूपीएसी नेमिंग में लिखी जाती है, ठीक। ये था आपका पाई बॉन्डेड ओएमसी। अब नेक्स्ट करना अपने को सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ओएमसी। यहां से आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये बहुत आसान है। क्वेश्चन कहां से आएगा, सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ओएमसी से, जो थर्ड एंड लास्ट पार्ट है, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लिखो थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ओएमसी। ध्यान से करना भाई, सिग्मा
एंड पाई बॉन्डेड OMC, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है। देखो मैंने बोला ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका ये है, यहां से क्वेश्चन आएगा। तो देखो जो सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड OMC है, ये कौन से कंपाउंड में पाया जाता है? इंक्लूड मेटल कार्बोनिल्स, इंक्लूड मेटल कार्बोनिल्स, ठीक है। एग्जांपल लिख लेते हैं, लाइक आपका NiCO4 है, ठीक, FeCO5 है, ठीक, CrCO5 है। तो ऐसे कितने भी एग्जांपल, CrCO6 है, कितने भी एग्जांपल लिख दो, आगे हम ये एग्जांपल भी लिखेंगे, इनके स्ट्रक्चर भी करेंगे, लेकिन पहले ये समझ लो, ठीक। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड OMC, यानी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो है उसमें मेटल और कार्बन एटम में सिग्मा बॉन्ड भी बनेगा और पाई बॉन्ड भी बनेगा, और इस प्रोसेस को हम सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं। तो पहले ये समझ लो सिनर्जिक बॉन्डिंग होती कैसे है, फिर आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना या मैं लिखवा दूंगा। इधर देखो होता क्या है, जैसे यहाँ पे हमारे पास CO मॉलिक्यूल है, ध्यान से समझना भाई, ये CO मॉलिक्यूल में आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड रहता है, इसके पास यहाँ पे लोन पेयर रहता है, तो इस लोन पेयर को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये ऑर्बिटल में ऐसे होगा, ठीक, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। और अब इधर हमारा मेटल ऑर्बिटल है, होता क्या है, सबसे पहले मेटल, अब ये जो मेटल का बैक एंड ऑर्बिटल है और ये कार्बन का लोन पेयर है, इनमें सिग्मा बॉन्डिंग होगी। कार्बन क्या करता है, अपने इस लोन पेयर को सिग्मा बॉन्ड से मेटल के बैक एंड ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देता है, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ पे मेटल के पास आपके फील्ड ऑर्बिटल रहते हैं ऐसे, तो मेटल के जो फील्ड ऑर्बिटल है वो क्या करेंगे, कार्बन के CO में, नहीं कार्बन के नहीं बोलेंगे, यहाँ पे CO के बोलेंगे, तो CO के ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल रहते हैं, तो ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वैकेंट ऑर्बिटल है, तो यहां से ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर कर देगा। तो मैं इसको येलो पेन से दिखा रहा हूं, देखो कैसे होता है, ये इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है पाई स्टार, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स हैं ये, ठीक। और यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये फील्ड ऑर्बिटल है मेटल के, ठीक, ये मेटल के फील्ड ऑर्बिटल है। तो मेटल क्या करेगी, जैसे DXY है मान लीजिए, यहां से अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, यहां ट्रांसफर कर देगी, यहां से अपने इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर कर देगी। मेटल अपने फील्ड ऑर्बिटल से क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगी कहां पे, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑफ CO, समझ आ रही बात। तो इसमें ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं बैक बॉन्डिंग से, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, यही था बस आपका सिनर्जिक बॉन्डिंग, और कुछ नहीं करना है इसमें आपको। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके NCERT में भी दे रखा है, आप इजीली कर सकते हो। और एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्यों बोला मैंने, उसका रीजन ये है, CO में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 14, और 14 का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, जैसे N2 का लिखते हैं, तो वहां पे आप क्या देखेंगे, CO के जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट ऑर्बिटल है, वहीं पे मेटल अपने फील्ड ऑर्बिटल से क्या कर रही है, पाई बॉन्डिंग के बैक बॉन्डिंग के साथ CO के एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन डाल रही है, जिसे हम सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं। बात समझ में आई, ये तो हुआ आपकी प्रोसेस कैसे हो रही है, सिनर्जिक बॉन्डिंग कैसे हो रही है। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आपका आएगा वो आएगा इसके एप्लीकेशन बेस्ड, तो इसके एप्लीकेशन के बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेगा, अब ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे आपने क्या देखा, कार्बन में फोकस करो, कार्बन ने यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में 3 ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पे इसने एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया मेटल के साथ, तो कितने हो गए टोटल, 4 बॉन्ड। कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4 बॉन्ड। लेकिन हम पैरेलल क्या देख रहे हैं, मेटल अपने फील्ड ऑर्बिटल से कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन डाल रहा है, यानी 5वां बॉन्ड भी बन रहा है पाई बॉन्ड। और ये कभी मत बोलना एक ऊपर पाई बॉन्ड एक नीचे पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड बन रहे, एक ही बोलते हैं, इसको ऊपर नीचे ओवरलैपिंग दिखाते हैं, जैसे मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में समझाया था। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5वां बॉन्ड बन रहा है। अब 5वां बॉन्ड जैसे जैसे बनेगा, यानी CO का बॉन्ड ऑर्डर कहीं ना कहीं घटेगा, यानी CO का ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की तरफ जाएगा। तो जैसे जैसे ये पाई बॉन्डिंग बैक बॉन्डिंग बढ़िया होगी, वैसे वैसे CO का बॉन्ड ऑर्डर घटता जाएगा, और CO की बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी। ये बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, हम क्या करेंगे, अब ये बोलेंगे अगर मेटल के पास जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो उतनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी, और जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी उतना CO बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, यानी CO बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। यहां से क्वेश्चन आता है, बात समझ में आ रही है। तो अब देखो, लिखना चाहो तो लिख लो इसको, लिखना चाहो तो लिख लेना, बाद में लिखना, या यहां पे लिखवा देता हूं, एज सिनर्जिक बॉन्डिंग, या ऐसा लिख लो, एज सिनर्जिक बॉन्डिंग इंक्रीज, या और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसको ऐसे मत लिखो, आप एक काम करो, इसको दूसरे फॉर्मेट में लिखते हैं,
इसको हम ऐसे लिखते हैं, पहले मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करते हैं। देखो, एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल एटम in metal carbonyl increase, synergic bonding increase and CO bond order increase and CO bond order decrease, ऐसा लिखेंगे, and CO bond length increase, यहां से क्वेश्चन आता है। बस हो गया, ये था आपका सिनर्जिक बॉन्डिंग। अब एग्जांपल लिख दो, जैसे मान लीजिए यहां पे बात की जाए, ये दे दिया मैंने आपको MnCO6 प्लस है, ठीक, और ये है आपका CrCO6, ठीक, न्यूट्रल है, और एक है VCO6 और इसके ऊपर माइनस चार्ज है। मैं आपको पूछता हूं CO बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, CO बॉन्ड ऑर्डर बताओ, तो क्या होगा? अब देखो, सबसे ज्यादा यहाँ पे मेटल Mn प्लस में है, क्रोमियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वेनेडियम -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो सबसे ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग करेगा, यानी यहाँ पे CO का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम आएगा, तो ये ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो भाई। और अगर बात की जाए यहीं पे CO बॉन्ड लेंथ की, तो CO बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर इसका उल्टा हो जाएगा, MnCO प्लस, और ये ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ क्या होगा, वेनेडियम के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इसलिए वेनेडियम के जो मेटल ऑर्बिटल है वो बैक बॉन्डिंग से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का CO के एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में डालेंगे, तो जिससे क्या होगा, जैसे जैसे ये बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, ये CO बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, तो ये ऑर्डर आ जाएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ लो तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का वही ऑर्डर आएगा जो बॉन्ड ऑर्डर का आता है। ये आपका सिनर्जिक बॉन्डिंग थी। अब चाहो तो डेफिनेशन आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, या जैसे मैं लिख रहा हूं मेरे साथ साथ लिख लो, सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग में आपको क्या लिखना है, इन मेटल कार्बोनिल्स, सबसे पहले लिखो, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड between vacant orbital of metal atom and lone pair of carbon atom in CO, ठीक, ये लिखा। अब देखो पाई बॉन्ड के बारे में, while pi bond is formed between क्या बोलेंगे, filled orbitals of metal and vacant anti-bonding molecular orbital ABMO बोलते ना, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ CO, ठीक। तो पाई बॉन्ड किसमें बनेगा, मेटल के फील्ड ऑर्बिटल में, और वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ CO। दिस इज नोन एज सिनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक है भाई। और सिनर्जिक बॉन्डिंग के इफेक्ट आपको पता ही क्या है, किस पे आएंगे, CO के बॉन्ड ऑर्डर पे और CO के बॉन्ड लेंथ पे, कैसे आएंगे वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये था, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ये डायग्राम आपसे पूछ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है, सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या है वो पूछ सकता है, तो इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ स्ट्रक्चर्स आपको मेटल कार्बोनिल के दे रखे हैं एनसीईआरटी में, वो आपको अच्छे से करने हैं, समझ लो, जैसे मैं करवा रहा हूं वैसे ही आपको सीखने हैं, बाकी अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि दिमाग लगाने के लिए मैं काफी हूं। NCO, ये क्या है, टेट्रा कार्बोनिल निकिल, ठीक। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है, मेटल कार्बोनिल में 0 रहती है, फॉर्मूला इसका क्या आएगा, NiCO4। एक तो ये दे रखा है, दूसरा दे रखा है आपको FeCO5, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा,
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ऐसे बना लेना आपको, ठीक, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अच्छा टेट्राहेड्रल लिखा क्या, ये स्ट्रक्चर जरूर लिख लेना भाई, टेट्राहेड्रल इसका लिखा नहीं था मैंने, टेट्राहेड्रल, ठीक। ये क्या है, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, पिरामिडल, ठीक। और नेम क्या लिखोगे इसका, ये आपका है पेंटाकार्बोनिल, पेंटाकार्बोनिल आयरन, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, और फॉर्मूला FeCO5, ठीक। और एक और दे रखा है CrCO6, ठीक, CrCO6 ये दे रखा आपको, ये CrCO6 ये ऐसा बनेगा ऑक्टाहेड्रल, ठीक। ये हटा दो एक बार, CrCO6, ये आपका फेवरेट स्ट्रक्चर है, ऑक्टाहेड्रल है ना, ऑक्टाहेड्रल बन रहा है। नेम क्या है इसका, CrCO6 यानी हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, CrCO6 इसका फॉर्मूला है, ये है। और दो स्ट्रक्चर और आपके, एक है MnCO10, MnCO10, इसमें आप ऐसे बना सकते हो, या ये बन गया आपका, ये ऐसे बना लो MnCO10, ये ऐसे बनेगा, ठीक। 5 CO लग जाएंगे, एक Mn के, तो Mn है, ठीक है भाई। दिस इज Mn ट्वाइस CO10, डेका कार्बोनिल और मैंगनीज, मैंगनीज ये होता है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें भी बात समझ में आई, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर आपको देखना है, एनसीईआरटी में दिया गया है, कोई डाउट है क्या इसमें, सिंपल। नेक्स्ट ऑक्टा कार्बोनिल कोबाल्ट कैसे बनेगा देख लेते हैं, COCO दोनों बॉन्डिंग ऐसे होगी, और यहाँ पे ना ये देखो ऑक्सीजन का ध्यान रखना, कोबाल्ट के और कार्बोनिल के, CO कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीजन, और ये कोबाल्ट CO ये छोटा वो बड़ा, ध्यान रखना, ठीक। इसमें है ना दो जो CO मॉलिक्यूल है, दो कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्या करती हैं, ब्रिजिंग बॉन्ड बनाती है ना, ब्रिज बनाती है। बाकी तीन कैसे लग जाएंगी, ये ऐसे लग जाएंगी, ठीक। ये इसके तीन ऐसे लग गई, और 3 CO ऐसे लग जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं आई, ठीक। कोई डाउट है क्या, ये ब्रिजिंग में आएंगे। आप एक काम और कर सकते हो इसमें, आप इन बॉन्ड को ऐसे दिखाने की बजाय ना, इन बॉन्ड को, ये जो 4 बॉन्ड है, आप इनको ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये ऐसे वेज डैश फॉर्मूले से, ठीक। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं अभी क्या है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, और यहाँ पे ठीक है। अब क्या होगा, जैसे आप ये मान लो, ये बुक है मान लीजिए, इस बुक में क्या है, जैसे यहाँ पे आपके क्या दिख रहा है, ये CO मॉलिक्यूल, बीच में मान लो CO मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे ये इधर आ रहा है, एक तो इधर आ रहा है पीछे की तरफ, एक इधर आगे की तरफ, है ना। एक तो मतलब इस CO से, एक तो बोर्ड के अंदर से आ रहा है डैश वाला, और सॉलिड लाइन वाला आपकी तरफ आ रहा है, इससे भी डैश वाला अंदर की तरफ, इस वाला बाहर की तरफ। और ये क्या बन रहा है यहाँ पे, ये ऐसे, ये आपके ब्रिजिंग, एक नीचे ब्रिजिंग, तो 3D स्ट्रक्चर है ये, बात समझ में आ? ये ऐसे C और O, C ये कोबाल्ट, इन दोनों के बीच में एक CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसे ही नीचे एक CO, ऐसे। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए इसको ब्रिजिंग CO मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो कितने ब्रिजिंग CO है यहाँ पे, 2 है, ये भी ध्यान रखना है। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है कैसे बनेगा, बना के दिखाऊं, इसको कैसे लिखेंगे हम, CO ट्वाइस CO8 ऑक्टा कार्बोनिल क्या बोलोगे, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 रहेगी। बात समझ में आएगी नहीं? तो ये स्ट्रक्चर है आपके, ये नेम भी ध्यान रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में दिए गए हैं। एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर सही से नहीं दे रखा, ऐसे बनता है, इसको अच्छे से देख लेना एक बार। जो एनसीईआरटी में दे रखा वही बनता है, लेकिन ये सॉलिड स्टेट में बनता है, यही पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक। अच्छा एक छोटी सी चीज हो रहा है यहाँ पे, है ना, डेका कार्बोनिल डाईमैग्नीज लिखना है, क्योंकि 2 मैग्नीज है ना,
ये नहीं लिखा हमने, और यहाँ पे भी ये डाई कोबाल्ट आएगा। मैं दोबारा से ठीक कर देता हूँ उसको। यहाँ पे क्या लिखोगे, डाई मैंगनीज, और यहाँ पे क्या लिखोगे, डाई कोबाल्ट। बात समझ में आ रही है? डाई कोबाल्ट लिखना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि दो मैंगनीज है ना, वहां पे दो कोबाल्ट है, हमने डाई नहीं लिखा था, तो डाई भी लिखना साथ में। ये लिख दो एक बार, फिर आगे करते हैं। ये आपका OMC हो गया, इसकी एप्लीकेशन बची है, वो लिख लो। तो एप्लीकेशन में सबसे पहले लिखो, 3 ही पॉइंट करने हैं, आसान आसान है, थियोरेटिकल है, वैसे भी ऑर्गेनिक में आते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, सबसे पहले लिख लो जिगलर-नाटा कैटालिस्ट, इंपॉर्टेंट है, जिगलर-नाटा कैटालिस्ट। ये क्या होता है भाई, जिगलर-नाटा कैटालिस्ट, बताओ, ये तो पता होना चाहिए आपको। क्या आएगा, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम क्लोराइड, TiCl4। ये होता है आपका जिगलर-नाटा कैटालिस्ट। किसमें यूज होता है, पॉलीमराइजेशन में, यूज्ड इन पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन, यूज्ड इन पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन। ठीक, ये आपके NCERT में भी दिया गया है पॉलीमर चैप्टर में। ठीक, नेक्स्ट देखो, इसमें क्या लिखेंगे, एक एग्जांपल लिख लो वैसे, C2 ऐसे लिख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपकी इथीन है। मान लीजिए हमने इसके N मॉलिक्यूल ले लिए और इनका पॉलीमराइजेशन करा इन प्रेजेंस ऑफ जिगलर-नाटा कैटालिस्ट, तो क्या बना देगा इसका, इथीन का पॉलीथीन बना देगा। ये है जिगलर-नाटा कैटालिस्ट। ठीक, पॉलीमराइजेशन कर देगा इसका, और इथीन का क्या बना देगा, पॉलीथीन, CH2 ऐसे लगातार ये जुड़ जाएंगी सारी, इथीन क्या बन जाएगी, पॉलीथीन, इथीन से बना पॉलीथीन। ठीक है भाई, ये इथीन थी आपकी। नेक्स्ट है विल्किंसंस कैटालिस्ट, सेकंड इज विल्किंसंस कैटालिस्ट। विल्किंसंस कैटालिस्ट, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखना कैसे बनता है। इसका फॉर्मूला ये आता है आपका, यहाँ पे C6H5, ये फिनाइल है, 3 फिनाइल लगते हैं फास्फोरस के। ठीक, फिर ये इसके 3 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं किसके साथ, रोडियम के साथ। ठीक, रोडियम, और इसको बोलते हैं रोडियम क्लोराइड। ये समझ आई बात। ठीक, इसमें कर लेंगे क्या है, ये ट्राइफिनाइल फॉस्फोरस रोडियम क्लोराइड। समझ आ रही बात। तो अब ऐसे करेंगे, देखो क्या करेंगे इसमें, यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन में यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए एल्कीन अपने को दे दी CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसका हाइड्रोजनेशन करना है, तो क्या लेंगे, विल्किंसंस कैटालिस्ट ले लेंगे, विल्किंसंस कैटालिस्ट ले लो। ठीक, इथेन का हाइड्रोजनेशन करके क्या बना दोगे, इथेन बना दिया। ठीक, नेक्स्ट है इथाइल मरकरी क्लोराइड, इथाइल मरकरी क्लोराइड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, और इसका फॉर्मूला रहता है C2H5HgCl। ठीक, ये 5 है, कहीं सोचोगे ये क्या है, ये 5 आपका, ये टॉक्सिक होता है नेचर में। ठीक, यूज्ड एज फंजीसाइड इन एग्रीकल्चर। बात समझ में आई भाई, एग्रीकल्चर, कोई डाउट इसमें अपने को नहीं होना चाहिए। तो ये था आपका आज का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर, ये था सेकंड लास्ट लेक्चर, और इसके बाद हमारा एक लेक्चर और बचा हुआ है, कौन सा, 8th लेक्चर। ठीक, तो उसमें बची हुई चीजें कर लेंगे, जैसे कलर है और स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल है। ठीक, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे अपना इसमें मेटलर्जी में क्या यूज है, या मेडिकल पर्पज के लिए क्या यूज है, इस टाइप से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बचे हुए वो हम एक साथ कर लेंगे। ठीक, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो ये लेक्चर है आज वाला, इसमें कोई ज्यादा नहीं पढ़ना आपको, ओनली एंड ओनली ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड पढ़ने हैं, बाकी का पूरा लेक्चर आप छोड़ सकते हो। इन लास्ट का जो भी आपका 25-30 मिनट का जितना ही बन रहा है, लास्ट का पार्ट करना ओनली, पहले का पार्ट करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो इतने में फोकस करो, इसको अच्छे से कर दो। और इसमें मेन पार्ट अपना कौन सा है, ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक, सिनर्जिक बॉन्डिंग, और इसमें भी ये CO का बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ
और इसके बाद ये वाला जो पार्ट है इनके स्ट्रक्चर्स, ये देख लेना, ये वाला स्ट्रक्चर देख लेना, ये एग्जाम में आ सकता है, लेकिन इतना नहीं पूछेगा आपसे, इतने डिटेल में नहीं पूछता है, पूछेगा तो क्वेश्चन आपका यहीं से पूछ लेगा। इतना सा आपको पढ़ना है, कर दोगे अच्छे से, आज रीजनिंग कोई खास जरूरत है नहीं, क्योंकि दो तीन बार बोल के मैंने आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ा दिया है, सिनर्जिक बॉन्डिंग बहुत अच्छे से 2-3 बार बोल के पढ़ा दिए, तो मेरे ख्याल में आपका रिवीजन वहीं पे बार बार हो गया। बस आपको आज के लेक्चर में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पे फोकस करना है, और आपकी एनसीईआरटी जो है, ये मेरे पास आपकी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में आपको बॉन्डिंग इन मेटल कार्बन के नाम से एक टॉपिक दिया गया है 254 पेज पे, यहां से आपको पढ़ना है, थोड़ा सा है मुश्किल से आपको 5 मिनट लगेंगे पढ़ने में, क्योंकि पूरा कंप्लीट मैंने आपको करवा दिया है। इससे पहले आपको लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये पैसेज आपको पढ़ना है, वैसे ही मैंने स्टार्टिंग में पूरा बोर्ड पे लिखवा दिया था, और जॉन टर्नर इफेक्ट आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये जो मैंने बताया एनसीईआरटी से पढ़ लेना, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ओएमसी में सबसे ज्यादा फोकस करना है। थैंक यू।